हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। सो हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अब ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ताकि हमारा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर हम 48 की बात किए, 56 की बात किए एंड हाउ वी टर्न मोर सोशलिस्टिक इन आवर ओवरऑल अप्रोच फ्रॉम 1956, उसकी बात किए। अब हम आते हैं द डॉन ऑफ पॉलिसी रेजोल्यूशन वेयर लिबरलाइजेशन वॉज एट फोर फ्रंट। ये द डॉन ऑफ लिबरलाइजेशन है फ्रॉम 1980 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो हाँ, हम मार्केट ओपन किए 1990s, बीओपी क्राइसिस, ये सब हमें मालूम है, एलपीजी रिफॉर्म, बट उसकी शुरुआत कहीं से तो हुई थी, और उसकी शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से, दैट इज आईपीआर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1980, विच स्टार्टेड द व्हील्स ऑफ चेंज that was attempt to limited liberalization in domestic manufacturing। ठीक है, तो ये कौन से चेंजेस लाया, कैसे चेंजेस थे, चलो उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और एक जनरल डिस्कशन करके एक आइडिया बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जीएस पेपर 3 हो चाहे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, दोनों के लिए काम आए। ठीक, सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1980। अगर मैं IPR 1980 बोलूं तो इसका मतलब इस वीडियो में वही है। ठीक है, ओके। नाउ सम क्या क्या चेंजेस आए 1980s में, क्योंकि भाई बेस तो वही है, 1956 का IPR इज द बेस। ठीक, तो चेंजेस क्या है? चेंजेस ये आए कि लिबरलाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ। अब लिबरलाइजेशन शुरू कैसे होंगे? तो एक एक्ट आया था 1964 में, MRTP एक्ट, जिसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अच्छा, अब ये जो एक्ट था ये तो बड़ा ही अजीब सा एक्ट था कि ये मोनोपोलीज बनने से रोकता था प्राइवेट सेक्टर की, यानी कोई कंपनी बहुत बड़ी ना बन जाए, इस ये चीज़ रोकता था। और इसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो ही नहीं पाता था। हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव नेशनल चैंपियंस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट लेकर बना ही नहीं पा रहे थे, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ग्लोबली compete कर सके। हम सिर्फ इनवर्ड लुकिंग होते जा रहे थे। और ये MRTP एक्ट 1969 में आया, तो आप समझ सकते हैं हम और सोशलिस्ट होने लगे थे, इंदिरा गांधी का टाइम आ गया था। ठीक है, तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये बोलता था कि अगर आपको लाइसेंस मिला है 100 यूनिट प्रोडक्शन का, लेट सपोज, तो कम से कम 93 तो आपको प्रोड्यूस करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 120 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, करोगे कार्रवाई हो जाएगी। उस टाइम का ये ईडी था। ठीक है, अगर आप 93 से कम, यानी 93% से कम प्रोड्यूस किए अपने एक्चुअल लाइसेंस्ड कैपेसिटी का, और लाइसेंस देती थी सरकार कि तुम कितना बनाओगे, तो अगर 100% का या 100 यूनिट का लाइसेंस दिए तो 93% से कम इनिशियली और 120% से ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपके ऊपर फाइन्स पेनाल्टीज लगेगी, सरकारी कार्रवाई होगी। तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है ना सरकार की, आप बड़ी कंपनी नहीं बन सकते, 120 से ज़्यादा या 120% एक्स्ट्रा से ज़्यादा जो आपकी लाइसेंस कैपेसिटी आप नहीं बना सकते, ऑल्दो दैट कंपनी कुड हैव प्रोड्यूस्ड इट। उसका प्रॉफिट बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ता तो फिर वो अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगाता या जो भी करता, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ता हमारे मार्केट का, बट ऐसा हुआ नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्मगलिंग का एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि अगर आपको लाइसेंस मान लो 100 मिल रहा है, 100 यूनिट बनाने का मिल रहा है, बट आपने फैक्ट्री लगाई ऐसी कि आप 150 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप 150 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तभी आप प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक ठाक तो आप 120 में भी बना ले रहे हैं। तो जो 30 यूनिट की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बची हमारे पास या हमारे इंडस्ट्रीज़ के पास, तो वो क्या करने लगे, वो गवर्नमेंट की नज़रों से बचा के ब्लैक मार्केट या स्मगल मार्केट में बेचना शुरू किया। तो ये एक प्रॉब्लम आप उस टाइम के मूवीज़ में भी देखते होंगे कि स्मगलिंग, ये सब उस टाइम का मेन थीम था। मुंबई का जो स्मगल डॉन कल्चर जो था, स्मगलिंग डॉन कल्चर, वो इसी का जीता जागता उदाहरण रहा है। बिकॉज देर वॉज एन एक्सेस, कहाँ, इंडस्ट्रियल वर्क और वर्क में, और दिस स्मगल वर्ल्ड में, क्योंकि लोग प्रोड्यूस ज़्यादा कर पा रहे थे और सरकार बेचने को मना कर रही थी, तो करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना होगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी तरह गोल्ड के इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स था, 400% तक, तो क्या करते, स्मगलिंग। ठीक है,
सो इस MRTP एक्ट में अमेंडमेंट हुआ कि जो सरकार पहले बोल रही थी इनिशियली कि 120% से ज़्यादा नहीं बना सकते, अमेंड करके कहा कि नाउ यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी टू 150% एंड यू विल हैव टू प्रोड्यूस एट लीस्ट एट 80% रेट। तो अगर 100 यूनिट का आपको मिला है लाइसेंस, तो आपको अगर नहीं प्रोड्यूस करना है तो आप 80 यूनिट तक प्रोड्यूस करिए, और मैक्सिमम आप 1.5 गुना प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एक्चुअल लाइसेंस्ड कैपेसिटी के। तो इससे क्या हुआ कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुरू हुआ इंडियन इकोनॉमी में। हाई आउटपुट, हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो प्रॉब्लम थी अंडर यूटिलाइजेशन की इंडस्ट्रीज में, वो दूर होना शुरू हुई। एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, बट लिमिटेड लिबरलाइजेशन इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, कि सरकार ने अलाउ किया कि अब तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, आउटपुट बढ़ा सकते हो। तो ये शुरू हुआ लिबरलाइजेशन, वेयर प्राइवेट सेक्टर कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर मोर और इवन लेस इफ़ दे डिडंट वांट टू। कि मान लो लेस क्यों करेंगे, कि हो सकता है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना हो अपने टेक्नोलॉजी बढ़ाने में, ठीक है, तो वो 20% जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते तो कुछ कॉस्ट लगती है वो बनाने में, वो कॉस्ट उन्होंने बचा ली, और कॉस्ट बचा के कहाँ इन्वेस्ट किया, अपनी फैक्ट्रीज में, या अपने वर्कर्स को पैसे दिए, या स्किल्ड वर्कर हायर किया, सो दैट देयर ओवरऑल एफिशिएंसी इन द लेटर पार्ट ऑफ द टाइम कैन इंक्रीज। तो अगर अपना टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करना है तो वो चाहते तो अपना कम प्रोड्यूस करते, सो दैट जो सेव्ड मनी है उसको यूज़ कर लेते कहाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में। ओके, सो MRTP में अमेंडमेंट हुआ कि 100 में जो ये लिमिट थी वो 1.5 टाइम्स हो गई, ठीक है, 1.5 टाइम्स हो गई फ्रॉम द एक्चुअल लाइसेंस्ड कैपेसिटी। तो फॉर यूज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी प्रोविजंस ऑफ MRTP वर रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स कैसे हुआ, ये एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। 50% मोर आउटपुट वाज अलाउड फ्रॉम द लाइसेंस्ड लिमिट। 50% मोर कैसे, 100 से अगर आपको 100 यूनिट का या 100 क्वांटिटी बनाने का लाइसेंस मिला है तो आप 150 क्वांटिटी तक बना के बेच सकते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट से यू एनीथिंग, कोई कार्यवाही आपके ऊपर कानूनी नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड, रीडिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीडिफाइनिंग लिमिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट डबल्ड। जैसे आज हम MSME का डेफिनेशन देखते हैं, उस टाइम वो टाइनी, स्मॉल और एंसिलरी इंडस्ट्री थी। तो टाइनी इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट जो पहले 1 लाख रुपए कहा गया वो बढ़ा के 2 लाख किया गया, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया, और एंसिलरी मीन्स दोज इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर से लिंक्ड थी किसी तरह और उनके लिए छोटे मोटे कलपुर्जे बनाती थी, वो एंसिलरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो 15 लाख से बढ़ा के 25 लाख किया गया। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने का फ़ायदा क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग पहले 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा होता तो फिर वो लार्ज इंडस्ट्री की कैटेगरी में जाने का खतरा था, टैक्स ज़्यादा लगता, सरकार सब्सिडी कम देती, सरकार हेल्प कम करती। तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा रहे हैं तो फ़ायदा क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ये या तो स्किल्ड लेबर हायर करने में करेंगे, या बेहतर टेक्नोलॉजी इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए, या टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करेंगे। तो दोनों ही केस में फ़ायदा ही है। तो इस फायदे को बढ़ाने के लिए, सो दैट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दीज फर्म्स कैन इंक्रीज, ऑल्सो दीज फर्म्स कैन हैव सम इंसेंटिव टू ग्रो बिगर। बड़ा बनने के लिए सरकार की लिमिट या रोक ना लग जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। जो पहले 10 लाख कर पा रहे थे 20 लाख तक कर पाएंगे, यानी इंडस्ट्री को और बड़ा करने के लिए सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है, पेनलाइज नहीं कर रही। तो पेनाल्टी अगर नहीं लगा रही, सरकार बढ़ाने को बोल रही है तो बढ़ाओ, ठीक है। यू आर गेटिंग इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट मोर, टू मेक योर कंपनी बिगर, मेक इट नेशनल चैंपियन। तो वो इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई, सो दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन इंक्रीज बाय द प्राइवेट सेक्टर इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ओके, मूविंग फॉरवर्ड is promotion of industries in rural areas, especially small scale industry. So IPR 1980 emphasized on the development of village industries to solve the dual problem of unemployment and low per capita income. Also handicraft, handloom and khadi industries got special attention and support from the government. Village industry या cottage industry 1977 में एक छोटा सा पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, उसका भी फोकल पॉइंट था कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रोथ फ्रॉम कैपिटल गुड्स हैवी इंडस्ट्रीज, यानी रिसोर्स कंसंट्रेशन से की जगह वी शुड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, सो दैट दीज कॉटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन ग्रो एंड पीपल, मान लो रूरल इंडिया में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक मॉडल बन जाए,
तो यहाँ से लोगों को पलायन या माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए गुजरात या महाराष्ट्र या केरला या तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल रीजन्स में। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे आइसक्रीम मेकिंग, टॉफ़ी मेकिंग, ऑयल मेकिंग, और उसको बेचने के लिए मार्केट भी कहाँ मिले। जैसे मान लो कि ये एक विलेज है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी तुमने कोई कंज्यूमर गुड की, ठीक है, और इस विलेज के लोग यहाँ पे आके, विलेज के लोग हैं और वही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से विलेज को क्या मिल रही है? इनकम, ठीक है। और विलेज के लोग जो बना रहे हैं विलेज के आसपास की मार्केट्स में बेच पा रहे हैं। अगर मार्केट में बेच रहे हैं और इनकम किसके पास आ रही है? विलेज के लोगों के पास। तो ये इनकम कहाँ यूज़ कर पाएंगे लोग? मार्केट से वही गुड्स खरीदने में। और गुड्स अगर खरीदना बढ़ेगा तो फ़ायदा किसको होगा? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को। और इस छोटी सी इंडस्ट्री को अगर फ़ायदा होगा तो ये वर्चुअस साइकिल चलती जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा क्योंकि गाँव के लोगों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी और उनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। तो दिस वॉज द ऑल्सो अ फोकल पॉइंट ऑफ IPR ऑफ 1980, यानी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ रूरल एरिया, सो दैट more and more diversification can took place with the help of private sector, and also the problem that was in India, that was of unemployment, high unemployment and very low per capita income, can be solved by liberalizing the Indian private sector. अभी भी ओपन करने की बात नहीं हो रही इकोनॉमी, इंटरनली हम लोग अपने आप को लिबरलाइज कर रहे हैं, ठीक। नाउ रिमूविंग रीजनल डाइवर्सिटी, ये तो सारे ही IPR का पार्ट है, दैट द गवर्नमेंट इनकरेज इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। तो गवर्नमेंट ने थोड़े, जैसे अभी आप PLI स्कीम देखते हैं उसी तरह उस टाइम भी सब्सिडीज़ दी, प्रोडक्शन लिंक्ड कुछ दिया कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं जैसे छोटी एरिया लाइक लखनऊ के आसपास या बनारस के आसपास, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। जैसे लैंड अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ इंसेंटिव दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कुछ सब्सिडी दे देंगे, सो दैट मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर कैन क्राउड इन दोज रीजनली बैकवर्ड एरियाज। कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ बट ट्राई किया सरकार ने, ठीक है। दिस वॉज डन टू एक्सेलरेट द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ विच वॉज एबसेंट इन द प्रीवियस ईयर। सोचो 1956 में भी यही बात हो रही है, रीजनल डाइवर्सिफिकेशन की बात तो हुई है, 48 में भी बात हुई है कि रीजनल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, उसके बाद भी 45 लगभग 40 साल तक हम पिछड़े ही रह जा रहे हैं क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं। 30-35 साल तक रीजनल डाइवर्सिफिकेशन की हर IPR में बात हुई है, यहाँ भी बात हो रही है, बट यहाँ आप प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, खासकर छोटी इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा रहे हैं। रीजनल ग्रोथ के लिए हम विलेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ देख रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ, गांधीयन मॉडल की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, सो दैट स्मॉल स्केल सस्टेनेबल विलेज मॉडल्स कैन बी डेवलप्ड एंड पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट वेर एवर दे बिलोंग एंड द प्रेशर ऑन दीज मेट्रो सिटीज़ कैन रिड्यूस, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड is the to address the industrial sickness. Industrial sickness मतलब इंडस्ट्रियल सिकनेस दो तरह से हो सकती है। पब्लिक सेक्टर भी नॉन परफॉर्मिंग हो गया था अभी तक, याद करो कि ओवर स्टाफिंग शुरू हुई, ठीक है। 5 ईयर प्लान अगर हम लोग डिस्कस किए हो तो उसमें आप समझ सकते हैं, मैंने बात की होगी कि ओवर स्टाफिंग शुरू हुई चीज़ों सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, और बहुत सारे स्टाफिंग शुरू हुई क्योंकि हमने बैंक्स नेशनलाइज किए, बहुत सारी ब्रांचेस खोली, तो वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, आउटपुट तो बढ़ा नहीं रहा था। पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लगातार कम हुआ है 1970s के बाद, लगातार, बिकॉज द फोकस वॉज मोर ऑन गिविंग एम्प्लॉयमेंट रादर देन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, आउटपुट इम्प्रूव करने के लिए, तो हम प्रोड्यूस तो उतना ही कर रहे हैं जितना हम 20 साल पहले कर रहे थे, उतना ही आज कर पा रहे हैं, उसी कॉस्ट पे कर पा रहे हैं। वी आर मेकिंग लो क्वालिटी and high cost product out of public sector. We are only focusing on giving employment without solving our revenue problems in public sector. तो sickness होगी ना, इंडस्ट्रीज तो सिक होंगी, प्रॉफिट को पैसे तो कमा नहीं पा रही हैं और पैसे जा बहुत रहे हैं, तो दिस इज इंडस्ट्रियल सिकनेस, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ सिक यूनिट्स वर टेकन ओवर एंड रिफॉर्म्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, दैट इज ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। इन दीज केसेस रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स वर नॉट फिजिबल बाय एनी अदर मेथड। तो यानी सिक यूनिट जो होती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जो काम नहीं कर रही हैं, अपना आउटपुट नहीं दे पा रही हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज़ का रिफॉर्मेशन किया जाता था। जैसे अभी भी IBC की बात करें, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, या नए नए जो हमारे रेजोल्यूशन प्रोसेसेस हैं बाय द दैट आर यूज बाय द बैंक, उसी तरह कुछ छोटे मोटे स्तर पे यहाँ पे भी देखा गया कि जो सिक यूनिट्स हैं उसके मैनेजमेंट को बदला जाए,
ठीक है, वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसके मैनेजमेंट को बदला जाए, नए मैनेजमेंट को लाया जाए, सो दैट दे कैन reform the operations of those company and make it or try to make it more output oriented, high efficiency and profit making model. ठीक है, किसी किसी केस में जब एकदम ही फिजिबल नहीं था, ये सब मेथड मैनेजमेंट चेंज करके काम नहीं होता है, तो प्रमोट किया गया क्या, टू कि मर्ज कर लो, किसी अच्छी इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज कर लो एंड ट्राई टू यूटिलाइज दैट स्पेस एंड प्रोड्यूस मोर आउटपुट फ्रॉम अ गुड परफॉर्मिंग फर्म. ठीक है, तो इस तरह हमारा शुरू हुआ लिबरलाइजेशन, लिमिटेड लिबरलाइजेशन इन द 1980 IPR. अब ये 1980 IPR में लिमिटेड लिबरलाइजेशन इसीलिए था क्योंकि हम मोस्टली अपने इंटरनल इंडस्ट्रीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उनको बड़ा बनाने की, नेशनल चैंपियंस बनाने की कोशिश कर रहे थे. ओपनिंग नहीं हो रही थी इकोनॉमी की, सो दैट वी कैन सॉल्व आवर डेफिसिट प्रॉब्लम जो कि बढ़ते ही जा रही थी. क्यों? क्योंकि हम ओवर स्टाफिंग करे पड़े थे. पब्लिक सेक्टर में नौकरी दिए हैं तो पेंशन सैलरी तो देंगे ना, कहाँ से देंगे पेंशन सैलरी? बोरो करेंगे, डेफिसिट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो है. ठीक है, सो दिस वॉज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट to liberalize Indian economy at a smaller scale, but yeah, it can be called the dawn of liberalization in Indian economy, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिए गए so that they can improve the production. So आज हम लोग समाप्त करते हैं अपने IPR 1980 की कहानी, and we will meet again soon with such topics of importance for both GS and optional. मिलते हैं in the next video. तब तक के लिए thank you, bye bye. And if you have any queries or comment or suggestions, do use the comment section, like it, subscribe to the channel, and if you want to share, you can share it. मिलते हैं in the next one. Thank you, bye bye, have a good day.